हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फेजर अलजेब्रा का कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था और 1 से लेके 21 तक के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 1 से लेके 21 तक के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्किप हो गया था बाय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ईजी था भाई। इसमें कुछ नहीं, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करंट दिया हुआ था 3 + 4i या फिर कहिए 4j। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ था, इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना था। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, एक आपका मैग्नीट्यूड होगा और एक आपका एंगल होगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 9 + 4 का स्क्वायर यानी 16, और 9 + 16 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का रूट आपको पता है 5 के बराबर होगा। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड जो है आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। और अगर हम लोग एंगल की बात करें, थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, tan 1 ये हो जाएगा आपका 4/3। तो यहाँ से आपका एंगल मिल जाएगा। ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे, 22 से लेके 50 तक। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 कॉन्जुगेट, यानी a और a का कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये कॉन्जुगेट कहने मतलब क्या, ये है आपका एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा न्यू पेज में आते हैं। देखिए, मान लेते हैं a × a का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो a मान लेते हैं आपका a + jb है, और दूसरा मान लेते हैं कॉन्जुगेट मतलब a - jb हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका j × ab, फिर ये हो जाएगा प्लस j × ab, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस j² × b²। ठीक है, तो ये प्लस ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा a² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, j² का वैल्यू आपको पता है, इसका ओवरऑल वैल्यू कितना हो -1। ठीक है, और ये बाहर में माइनस यानी प्लस हो जाएगा b²। यानी ओवरऑल अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a और कॉम्प्लेक्स नंबर a का कॉन्जुगेट, तो ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको रियल नंबर मिल रहा है। ठीक है, a² + b²। यानी यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा पहला, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं है, क्योंकि अभी जो है आपका रिजल्ट ये क्या है, a² + b² है ना। तो इसमें इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड की बात करें, नो इन फेज कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। थर्ड की बात करें, नो क्वाड्रेचर कॉम्पोनेंट। क्वाड्रेचर कहने का मतलब क्या, आपका कोई भी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास 2 वैल्यू दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, 5 एंगल 40 और 3 एंगल 20 मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ओवरऑल सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 × 3 करेंगे, और एंगल जो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाता है, यानी 40 + 20 कर देंगे। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और ये हो जाएगा आपका 60। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको पता है जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंपली डिवाइड हो जाएगा, और जो एंगल होगा वो माइनस हो जाता है, 30 - 10, यानी क्या आ जाएगा 3 एंगल 20। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है भाई। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका पोलर फॉर्म में दिया, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 64 एंगल 36 है। इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए, 64 एंगल 36, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालना मतलब जो इसका आगे का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का सिंपल जो हम लोग रूट निकालते हैं उस तरीके से रूट निकाल लेंगे। यानी 64 का रूट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8, और क्योंकि रूट निकाल रहे हैं तो ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल आपका आधा हो जाता है, यानी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं मैं, प्रॉपर मेथड अभी हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ
एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको। सबसे पहला है, और ये सब अगर आपको नहीं आता भाई तो बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल में सब चीज़ मिलेगा। देखिए सबसे पहला है, आपके पास यहाँ पे पोलर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, 2 एंगल 10 डिग्री। अब इसका अगर आपको क्यूब निकालना होगा, ठीक है, यानी पोलर फॉर्म में अगर कुछ दिया हुआ है, इसको अगर आपको क्यूब निकालना है तो क्यूब कैसे निकालेंगे, यानी सबसे पहला स्टेप हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे क्यूब निकालना, ठीक है। जैसे सिंपल अगर आपका कोई नंबर है 2 का क्यूब निकाला, यानी 2 को क्या करते हैं 3 बार गुना करेंगे इस तरीके से, ठीक है, यानी 8 के बराबर आ जाएगा। 4 का बोलेगा तो 4 बार 4 को गुना करेंगे। उसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसका क्यूब निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी सेम है। ये जो आपका आगे का मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग सिंपली जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर के लिए निकालते हैं उसी तरीके से निकाल लेंगे, यानी 3 बार इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये जो इसका एंगल है, एंगल 10, तो एंगल को हम लोग फिर क्या करते हैं 10 टाइम मतलब 3 टाइम्स ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी 3 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। जैसे 2 का हम लोग को क्यूब निकाला ना, जो भी पावर होगा वही क्या होगा उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी एंगल यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 10, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा 8 एंगल यहाँ पे 30 डिग्री। किसका क्यूब हो गया 2 एंगल 10 का। ओके, तो यहाँ पे आपका बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्यूब निकालना है तो ये वाला पावर आगे में यानी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और एंगल में आपका ये 3 बार प्लस हो जाएगा या फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका जनरल रूल क्या है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ मतलब पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी ए के जगह हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, एन और एंगल जो भी है थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्यूब निकालना है 3, तो 3 हो जाएगा ऊपर में और यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे एक तरीके से दिमाग में डालना है। अगला बोलता है अगर रूट निकालना होगा, ठीक है, क्या बोलता है 8 एंगल 30 का रूट बताना है, ठीक है, और इसमें भी कौन सा, सपोज वी आर फाइंड क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा भाई, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या, रूट सबसे पहले इसको डाल देंगे, ये मेरा क्वेश्चन था 8 एंगल 30 डिग्री और उसको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, ये जो आपका 8 है, ठीक है, इसको मतलब रिवर्स प्रोसेस करते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्यूब निकाला तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया, अब वही अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो इसको सीधे सीधे क्या करेंगे 8 को 3 से भागा देंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, सॉरी मतलब 8 का क्यूब रूट निकालिए ना भाई, ठीक है। जैसे अगर आपने क्यूब निकाला तो 2 का क्यूब 8 आया, ठीक है, अब इसका रूट निकाले तो ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा ओवरऑल 3 से यहाँ पे डिवाइड हो जाए, मतलब उसका रिवर्स प्रोसेस है आपका ये। इसके लिए जो रिलेशन होता है ये आपका रिलेशन, जैसे यहाँ पे आपका ए की जगह में क्या लिखूंगा 8, ठीक है, 8 रूट है, रूट डाल देंगे, क्यूब रूट है तो 3 लिखना पड़ेगा, और एंगल में क्या हो जाएगा थीटा डिवाइड और जो भी आपका एन है, एन कितना है 3, तो ये 3 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्क्वायर रूट अगर आपको निकाला, अभी ये क्यूब रूट था, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना होगा, जैसे इसका बोला है 64 एंगल 40 डिग्री, तो इसका सबसे पहले ये फार्मूला हम लोग का लगा हुआ है ना, ठीक है, तो एन के जगह भी क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला तो एन के जगह 2 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2 से इसको क्या करेंगे एक तरीके से 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये थीटा डिवाइडेड बाय एन होता है, जहाँ पे हम लोग क्यूब रूट निकाल सॉरी स्क्वायर रूट निकाला तो एन के जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 डाल देंगे, यानी 40 को 2 से डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, करंट दिया हुआ आपका पोलर फॉर्म में 64 एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले बोला है फाइंड आई स्क्वायर, ठीक है, फिर मतलब स्क्वायर निकालना है, फिर क्यूब निकालना है, फिर रूट निकालना है, फिर क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करवा रहा है आपसे। तो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया तो ऑलरेडी बार बार मैं करूंगा नहीं टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो आपका ये इसका स्क्वायर निकालना है, नहीं ओवरऑल क्या करेंगे इसको ऐसे करके स्क्वायर डाल देंगे भाई, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर डाल दिया यहाँ पे। आई होप कि दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और
बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसका स्क्वायर डाल दिया हम लोगों ने, अब 64 का आ जाएगा अंदर, यानी इसका स्क्वायर, और एंगल के साथ ये सीधे सीधे क्या होता है, 2 बार आपका, मतलब सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 बार जोड़ दिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई तो वैसे ही 60 आ जाएगा एंगल, और इसका स्क्वायर कीजिए तो ओवरऑल आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। क्यूब बोलेगा तो ओवरऑल क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है, यानी इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 64 गुना 64 गुना 64, ठीक है। और ये जो थीटा है इसको भी 3 बार जोड़ देना, फिर ये 3 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना आपका आ जाएगा क्यूब। अब रूट निकालना है, रूट मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो ओवरऑल क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रूट लेना है, यानी रूट डाल के इसको 2 कर देंगे, और ये पावर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 64 का 8 हो जाएगा, इसे 2 से भाग दे 15 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से क्यूब रूट अगर निकालना है तो क्यूब रूट के लिए क्या हो जाएगा, 64 का आप क्यूब निकालिए 4 हो जाएगा, और ये 3 से भागा हो जाएगा एंगल, यानी 10 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इतना आपको। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ दिमाग में रखने के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा था भाई पोलर फॉर्म में, यानी आर थीटा है, ठीक है, और मान लेते हैं दूसरा बी एंगल थीटा 1 है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे देख रहे थे जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो आगे का जो मैग्नीट्यूड है सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सॉरी जो एंगल होता है सीधे से जुड़ जाता है, थीटा प्लस थीटा 1, है ना। तो यही चीज जब हम लोग ने स्क्वायर निकाला, तो स्क्वायर मतलब क्या है, 2 बार हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। 64 का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हैं भाई, तो 64 गुना 64, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो एंगल क्या हो रहा है, जुड़ रहा था यहाँ पे, यानी 2 बार एंगल जुटेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और वही अगर हम लोग रूट निकाल रहे, रूट मतलब उल्टा प्रोसेस जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को फिर डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। और रूट जब भी निकालिएगा, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, डिवाइड ही तो करते हैं हम लोग, तो डिवाइड में इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी तक हम लोगों ने पोलर फॉर्म में देखा, पोलर फॉर्म में कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया होगा, या फिर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर दिया होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को पता है भाई, ये अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रख करके निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे सीधे क्या कीजिए, इसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। पोलर फॉर्म में कहने का मतलब क्या, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, √5 का स्क्वायर प्लस इतना होता है, नहीं ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और इसका एक एंगल आएगा, एंगल थीटा, यानी ओवरऑल इसने क्या कर दिया, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। तो भाई ए का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस 8.7 का स्क्वायर, यानी 10 के बराबर हो जाएगा, यानी ये मेरा हो गया एक तरीके से मैग्नीट्यूड। एंगल की अगर बात करें, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 8.7 डिवाइडेड बाय 5, यानी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको मैंने क्या कर दिया, पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। 10 एंगल 60 डिग्री। अब ये क्योंकि पोलर फॉर्म में है, और ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में सीख रखा कि पोलर फॉर्म में अगर कोई चीज दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, या फिर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फिर स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ओवरऑल इसने सीधे सीधे क्या कर दिया, इसका क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो सीधी सी बात, इस पर रूट डाल दीजिए और इसको 2 से भागा दे दीजिए, यानी एंगल तो 30 हो जाएगा, और इसका जब 10 का क्यूब रूट निकालिएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका 3.16। और अभी भी ये किस में आया आंसर, आपका पोलर फॉर्म में आया है, तो इसको अगेन क्या कर दीजिए आप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर दिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब आप चेंज कीजिएगा तो कैसे निकलेगा, एक हो जाएगा 3.16 cos 30, यानी ये हो गया x कॉम्पोनेंट, और दूसरा हो जाएगा प्लस j 3.16 sin 30 डिग्री, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक आपका रियल पार्ट मिल जाएगा और एक आपका इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगेन आपका आ जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे किया हुआ है, ये आपका आ गया एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोलेगा तो इस तरीके से ब्रेक करके ऐसे निकाल सकते हैं आप। क्लियर हो गया। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको मान लेते पोलर फॉर्म में चेंज नहीं करना, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रख करके एक तरीके से ब्रेक डाउन करना। एग्जाम्पल लेते हैं, और ये सब भाई कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ले लेते हैं ये 3 + J4, ठीक है। इसका अगर आपको बोलेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो अभी एक मेथड तो बता दिया कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके उस तरीके से निकाल लीजिए, लेकिन मैं पोलर फॉर्म में नहीं चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रख के करना चाहता हूं। तो मैं कह सकता हूं
3 प्लस J4 जो है इसका, अगर मुझे ये किसके बराबर है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस JB के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई, ये A हो गया, ये मेरा B हो गया, है ना। और इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मुझे क्या करना है, या फिर ऐसे समझिए भाई, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस JB, जहाँ पे रियल पार्ट है मेरा 3 और इमेजिनरी पार्ट है मेरा 4। क्लियर हो गया। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट के लिए ऐसे उड़ाते हैं ना। ओके, अगर मैं इस रूट को इस साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस JB का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा मेरा 3 प्लस J4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं A प्लस B के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी JB का होल स्क्वायर प्लस 2A इंटू B जहाँ पे JB है। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 प्लस J4 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब ये A स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि J स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है, नहीं, ये हो जाएगा B स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2A और J को आगे ले लेते हैं, ठीक है, J2AB। ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस J4। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो रियल पार्ट है ये मेरा क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर ले रहा है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट का, मतलब फिल्टर कर दे रहा हूँ मैं। तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये क्या था, मेरा रियल पार्ट था, यहाँ पे लिख देता हूँ रियल पार्ट के लिए। तो इस साइड में मेरा रियल पार्ट क्या है, 3 के बराबर, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहा हूँ, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करें तो इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा, ये है आपका J2AB मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, J4 के बराबर होगा। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, इधर J है इधर J है, कट जाएगा, है ना, या फिर नहीं काटते कोई दिक्कत, ऐसे काट भी सकते हैं, यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 2AB इक्वल टू हो जाएगा 4 के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन है मेरा। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेकर के आऊँ नीचे, ये है आपका A स्क्वायर, B स्क्वायर को उधर भेज दो तो कितना, 3 प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम लोग A का वैल्यू अगर निकाले तो रूट ओवर क्या आ जाएगा, 3 प्लस B का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी A का वैल्यू आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से। अब इस A का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता हूँ, यानी सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा, 2 इंटू A इंटू B बराबर है 4। A का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 2, A की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 3 प्लस B का स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट इंटू B मस्ट बी इक्वल टू 4। सही बात है। अब देखिए अगर मैं इसको फिर से रीअरेंज करके लिखूं, 2B को आगे ले लेते हैं B, और ये है रूट ओवर 3 प्लस B का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं भाई दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4B स्क्वायर ठीक है, और ये स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, इंटू 3 प्लस B का स्क्वायर और 4 को इधर ले आते हैं, यानी 16 माइनस 16 हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। भाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ऑल, तो 3 4 जा 12B स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4B का पावर 4 माइनस 16 मस्ट बी इक्वल टू 0। सही बात है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4B स्क्वायर प्लस 12B स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यहाँ पे B का पावर 4 है भाई, ठीक है, यानी इसको अब हम लोग फैक्टराइज करें तो कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 4, ठीक है, 6 4 जा, ठीक है, 64 आ जाएगा, यानी 64 का पावर B का पावर 4, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, यानी 12 लेकर के आना है, ठीक है। तो 64 का अगर हम लोग करते हैं, 4 से करते हैं, यानी 16 बार में, ठीक है, सही है, यानी ये हो जाएगा 4B का पावर 4 प्लस 16 B का पावर 2 माइनस
4b², ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 के बराबर आ जाएगा, सही है। -16 मस्ट बी इक्वल टू 0। भाई इसमें फैक्टराइज करना, अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप अपना फिल्टर कर लीजिएगा, ऐसा मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें कॉमन लेंगे अगर b² तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका b² माइनस प्लस हो जाएगा ना 4, और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें अगर कॉमन लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा आपका b² प्लस 4, ओके, मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको लेते तो ये माइनस आ जाएगा, यानी b² प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये माइनस में कभी आएगा नहीं, कट जाएगा, ये खत्म हो गया। यानी यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू b² माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4, और ये 1 के बराबर यानी 1 का रूट यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी b का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको मैं ज़्यादा लॉन्ग कट नहीं करूँगा भाई, बस समझिए b का वैल्यू आ गया 1 के बराबर, ओके। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में आते हैं, यहाँ पे a² b का वैल्यू 1 का स्क्वायर इन 1 मस्ट बी इक्वल टू 3, यानी यहाँ से a² इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, a का वैल्यू आ जाएगा √2, ठीक है। तो ओवरऑल भाई आपका यहाँ पे a का वैल्यू आ गया √2 जो कि 1.141 के बराबर होगा, और b का वैल्यू आ गया आपका 1, यानी जो आपका यहाँ पे आएगा √3 प्लस j4 का, इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, a की जगह 1.141 और ये हो जाएगा प्लस j1, ठीक है। इस तरीके से आप रूट, मतलब मैंने आपको एक स्टेप बताया भाई, ठीक है। कहीं मिस्टेक होगा वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही रह करके कैसे रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट, वो मैंने आपको बताया है। अब हम लोग फर्दर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में यही बोला था स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट यानी क्या, इसको आप सीधे सीधे इस तरीके से कर दिया, यानी इसको 8 हो जाएगा, 8 8 जा 60 यानी 8 हो जाएगा, और इसको 2 से भागा दे यानी 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है क्यूब रूट निकालने, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, यानी इसको सीधे सीधे क्या कीजिए, यहाँ पे 3 यानी 3 से भागा दे दिया, इसका 8 का यानी 2, तो 2 और इसको 3 से यानी 2 एंगल 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी फर्स्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 27 नंबर बोल रहा है द KVA ड्रॉन बाय AC सर्किट इज गिवन, ठीक है। जब का पावर दिया हुआ है, पावर जिसको बोलते हैं एपरेंट पावर, ठीक है। ये क्या होता है P प्लस JQ, जहाँ पे P क्या है रियल पावर, ये आपका रिएक्टिव पावर है। तो आपका यहाँ पे बोला है कि एक्टिव पावर क्या होता है, एक्टिव पावर 3 किलोवाट के बराबर होगा, ठीक है। अब ये कैसे लिखते हैं, क्या होता है, इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आप ज्वाइन कीजिए, या फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ऑलरेडी आपको ये समझ में आएगा कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आपका इम्पिडेंस दिया हुआ है AC सर्किट का 45 एंगल -30 डिग्री, ठीक है। आपको बताना है द सर्किट विल बी रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, क्या है, ओके। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए Z बराबर दिया हुआ आपका पोलर फॉर्म में, क्वेश्चन देखा नहीं भाई, 45 एंगल -30 है, ठीक है। 45 एंगल -30 डिग्री। अब आपको बताना है ये इंडक्टिव है, ठीक है, इंडक्टिव होगा या फिर कैपेसिटिव होगा या फिर रेजिस्टिव होगा। सबसे पहले अगर हम लोग इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस को हम लोग 2-3 फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले अगर आपका मान लेते हैं RL सर्किट, ठीक है, या फिर RLC सर्किट ले लेते हैं डायरेक्ट। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, और ये मान लेते हैं कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे भाई क्या होता है, ये एक्सएल हो गया, एक्सी हो गया और ये आपका आर हो गया। तो यहाँ पे आपको फेजर पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में तो करंट सब में सेम होगा, है ना, और वोल्ट यहाँ पे डिवाइड होगा। इसके क्रॉस जो वोल्ट है वी आर मान लेते हैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप वोल्ट वी आर हो रहा है, इसके क्रॉस मान लेते हैं वी एल हो रहा है, इसके क्रॉस मान लेते हैं वी सी हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी अपना क्वाड्रेंट दिखाया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। करंट को मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा नहीं, 0 डिग्री पे डाल दे रहा हूँ उसको। ठीक है, आई इक्वल टू 0 डिग्री। अब मेरे को बताइए, हम लोग को पता है ऑलरेडी, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये हमेशा क्या होता है, करंट के फेज में होता है। यानी जो भी वी आर होगा, वी आर को यहीं पे दिखा देता हूँ, करंट के फेज में। क्लियर हो गया। अब हम लोग इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की अगर बात करें, तो क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में, ध्यान से समझिएगा, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में भाई करंट लैग करता है, आई लैग करता है, लेकिन वोल्टेज वहीं पे क्या हो जाता है, लीड कर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें, तो करंट हमेशा 90 डिग्री से लैग करेगा और वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री से लीड करेगा। लीड के लिए मैं अपर दिखा दे रहा हूं और लैग के लिए डाउन दिखा दे रहा हूं। क्लियर हो गया। तो अभी अगर हम लोग इस इंडक्टेंस, यानी यहां पे अगर वोल्टेज ड्रॉप देखें, तो ये हमेशा क्या होगा, अगर ये करंट है तो करंट से ये वोल्टेज क्या करेगा, हमेशा लीड करेगा। यानी ऊपर में दिखाना पड़ेगा मुझे भाई, जो इंडक्टिव वोल्टेज होगा ये लीड करेगा 90 डिग्री। और लीड कैसे दिखा, तो ऊपर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तरीके से फेजर को एक तरीके से लेके चलते हैं, एंगल को नापते हैं। ओके, तो अगर आप ऐसे दौड़ रहे हैं, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये जो VL है, ठीक है, ये जो VL है भाई, ये VL आगे दौड़ रहा है ना, समझ रहे हैं, रेस ऐसे चल रहा है एक तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे तो VL देख रहे हैं यहाँ पे, यानी 90 डिग्री आपसे आगे है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैंने यहाँ पे दिखा है। वही अगर यहाँ पे अगर हम लोग कैपेसिटेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कैपेसिटिव सर्किट में, तो करंट हमेशा लीड करता है और जो वोल्टेज होगा, यानी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये हमेशा लैग करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज को अगर हम लोग को दिखाना है, तो सीधी सी बात है, VC को मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, करंट से लैग कर रहा है 90 डिग्री, या फिर कहिए करंट जो है इस VC से 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्लियर हुआ। या फिर इसको भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव वोल्टेज जो है उससे करंट जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है, या फिर इससे अगर आप खड़े होकर देखते हो तो आप कह सकते हैं करंट से वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं VL और VC जो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा भाई। ठीक है, या तो XL बड़ा होगा या तो फिर XC बड़ा होगा। मान लेते अगर XL, जैसे हम लोग ओवरऑल देखें तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहा है ना, तो दोनों कैंसिल आउट कर एक बचेगा, या तो XL बचेगा तो फिर XC बचेगा, है ना। तो अभी फर्स्ट केस में मैं आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं XL बड़ा है भाई। ठीक है, XL बड़ा मतलब ये वाला वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, तो नीचे वाला ओवरऑल कट के कैंसिल आउट होके ऊपर में ही बचेगा, यानी ऊपर में ही कोई बचेगा ओवरऑल। ठीक है, यानी इसका अगर मैं फेजर डायग्राम फिर से दिखाऊं, एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं, सही है। देखिए ओवरऑल जो आपका फेजर डायग्राम बनेगा भाई, ये हो गया आपका करंट, रेजिस्टेंस को इससे कोई लेना देना नहीं होता, ये हो गया VR। ओवरऑल कैंसिल आउट होने के बाद मान लेते हैं ये बचा मेरा नेट वोल्टेज। ठीक है, VL। अब हम लोग को पता है जो हम लोग का नेट वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा, ये क्या होगा, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज, है ना। तो इनका अगर हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड से निकाले, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, VR। अब अगर हम लोग देखें तो एंगल, मतलब जो करंट है भाई, ये करंट तो मेरा 0 डिग्री पे है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज का एंगल कुछ हो रहा होगा, मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री है ना, यानी वोल्टेज क्या है, 60 डिग्री है। क्लियर हुआ। तो अगर आप देखें, और हम लोग को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना होता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ओवरऑल जो है इसमें C भी था, L भी था, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट है किसका देखने को मिल रहा है, XL का, यानी इंडक्टिव सर्किट है। ये कैपेसिटेंस जो भी था वो कैंसिल आउट करके ओवरऑल कौन बचा है, इसमें इंडक्टिव बचा, यानी RL सर्किट है। तो RL सर्किट में आपको पता है ओवरऑल आपका करंट हमेशा लैग होगा। ठीक है, करंट हमेशा लैग करना चाहिए। और अगर अभी जो हम लोग फेजर डायग्राम देखा है, इसमें भी आपका प्रूफ हो गया ना। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, ठीक है, करंट के ऊपर आप खड़े हो जाइए, ऐसे आपको दौड़ना है। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज आगे है ना, समझ रहे बात को, वोल्टेज जो है आगे भाग रहा है 60 डिग्री। ठीक है, यानी वोल्टेज जो है 60 डिग्री एक तरीके से लीड कर चुका है एज कम्पेयर टू करंट के मुकाबले। वही अगर मैं सेकंड केस आपको समझाऊं, तो सेकंड केस में मान लेते हैं कैपेसिटेंस अगर बड़ा होता, ठीक है, ये हो गया मेरा करंट, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अगर मेरा ये बड़ा होता और ये
एक्स मतलब यहाँ पे जो इंडक्टिव के अक्रॉस वोल्टेज अभी कम होता तो सीधी सी बात है ओवरऑल मेरे को ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलता, कैपेसिटी भी मिलता है ना, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप नीचे में मिलता, मान लेते हैं इतना मेरे को मिला, ये मेरा हो गया VC। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है भाई, यानी अब ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इंडक्टिव पार्ट क्या कर दिया, कैपेसिटेंस ने कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे रिजल्टेंट देखेंगे इन दोनों वोल्टेज का तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, है ना, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज। अब अगर हम लोग देखें इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम लोग को एंगल अब ऐसे देखना पड़ रहा है, तो इस तरीके से देख रहे हैं एंगल, तो सीधी सी बात है आपको, या फिर साफ साफ देख सकते हैं भाई, अगर ऐसे रेस चल रहा है तो करंट आपका आगे भाग रहा है, वोल्टेज पीछे जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं एंगल आपका 60 डिग्री है, ओके। तो ये 60 डिग्री को हम लोग को माइनस से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऐसे देख रहे हैं। अगर इसी को प्लस लिखना तो ऐसे घूम करके ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, यानी टोटल कितना हो गया आपका, ये 90, ये 90, ये 90, 270 हो गया। और अगर ये 60 दिखाते इधर 30 हो जाएगा, नहीं 2 यानी 300 लिखिए, या फिर आप -60 एंगल लिखिए, ठीक है, बात बराबर है। नहीं, इस वाले केस में क्या है कि करंट आपका लीड कर रहा है एज कंपेयर टू वोल्टेज से, कितना एंगल से, 60 एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव में आ गया साइन, ओके। तो नेगेटिव में आप देख रहे हैं एंगल अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो ओवरऑल क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है, ठीक है। इंपेडेंस के हिसाब से आपको चलना है। नेगेटिव साइन को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। पॉजिटिव में दिया रहेगा तो उसको हम लोग हमेशा लैगिंग लेकर के चलेंगे, और लैगिंग को हमेशा पॉजिटिव इसलिए लेके चलते हैं भाई, ये एक तरीके का कन्वेंशन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का ज्यादातर लोड जो है प्रैक्टिकल लाइफ में लैगिंग ही होता है। नहीं, ये अगर इंपेडेंस -30 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं शॉर्टकट वे में, देखिए Z इक्वल टू होता है V/I। अपने केस में देखिए, क्योंकि कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव वाला अगर मैं दिखाऊं, ये हो गया मेरा VR, यहीं पे इसी पे आपका I था, दोनों फेज में था, और ये हो गया मेरा एक तरीके से VC, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज था VR, इनके बीच में एंगल -60 दिखाया था। तो वोल्टेज अगर मैं दिखाऊं तो क्या लिखूंगा, VR एंगल -60 डिग्री, और करंट मेरा क्या होगा, एंगल 0 डिग्री। तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं वोल्टेज का कुछ मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं 200 वोल्ट है, करंट मान लेते हैं 10 एम्पियर है, तो ओवरऑल कट के क्या आएगा आपका बताइए, 20, और एंगल आपको पता है डिवीजन में माइनस होता है, तो -60 -0, तो ओवरऑल क्या आएगा आपका, -60 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कैपेसिटिव हो जाएगा। वही अगर इंडक्टिव होता तो यहाँ पे आपका Z के लिए क्या हो जाता है, Z इक्वल टू वोल्टेज, यानी रिजल्टेंट वोल्टेज ऊपर आता है, नहीं VR एंगल 60 पे होता, और करंट आपका यहाँ पे 0 पे होता। तो ओवरऑल इसका ये 200 था, ये 10 था, तो ओवरऑल क्या होता है 20, और एंगल आपका हमेशा 60 ही रहता, पॉजिटिव में आता। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है भाई, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं आप डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता था एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इस पे हम लोग अच्छा खासा टाइम देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आपके पास एक AC सीरीज सर्किट है, और इसमें R दिया हुआ है, L दिया, मतलब RL सर्किट है भाई, RL सीरीज सर्किट है। तो बोलता है व्हाट विल बी द मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाना। तो सीधी सी बात है, इंपेडेंस जो है हम लोग दिखाते हैं R, और क्योंकि L दिया होता है प्लस लेते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है, XL। तो R के जगह हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस J है, XL के जगह हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ 3, यानी 4 प्लस J3, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिया हुआ है, इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 cos 30 ये हो गया x कॉम्पोनेंट, अंदर जाएगा तो 5j, या फिर j 5 sin 30 ये हो गया आपका y कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो दो आपका दिया उसका मल्टीप्लाई है, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा मेथड होता है भाई। ये जो आपका बाहर में जो 5 है, इसको हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोलेंगे r, ठीक है। इसका r ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 गुना 10, और इसमें जो एंगल होता है सेम एंगल क्या जुड़ जाता है, यानी cos यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 15 प्लस j साइन, अंदर में साइन 30 प्लस 15, ठीक है, एंगल जुड़ जाता है आपका। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा ओवरऑल कितना 50, और ये हो जाएगा cos 45 प्लस j साइन 45, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला मैं लिखूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा, R1 इंटू R2
मतलब अगर कोई दिया हुआ मान लेते हैं आर, ये आपका कॉस थीटा 1 प्लस जे साइन थीटा 1, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और दूसरा जो दिया हुआ वैल्यू ये मान लेते हैं R2 कॉस थीटा 2 प्लस जे साइन थीटा 2, ठीक है। इस तरीके अगर दिया हुआ तो इसका ओवरऑल क्या होगा, जो आगे का आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों मतलब जो मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एंगल जो होता है कॉस ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस जे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ओवरऑल इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर सिंपल सा मेथड है, पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, पोलर फॉर्म में दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, एंगल जुड़ जाएगा, उसका फिर से उसको क्या कर दीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या फिर कहिए आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसमें आप ले आइए उसको वापस करके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 चलेगा। अब इसका आंसर हो जाएगा 50, ये वाला पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई द वोल्टेज एंड करंट इन एसी सीरीज सर्किट, देखिए वोल्टेज दिया हुआ है 200 एंगल 30, ठीक है, 230 एंगल 0 पे, करंट आपका दिया हुआ है, द सर्किट विल बी, अब आपको बताना है कैपेसिटिव है इंडक्टिव है क्या है। देखिए अपने मर्जी से भाई, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे जीरो, इस तरीके से आंसर नहीं दिए, सबको फेजर डायग्राम एक तरीके प्लॉट कीजिए। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, सही है। वोल्टेज को दिया और बोलता है द वोल्टेज जो है ये मतलब 0 डिग्री यानी रेफरेंस लिया हुआ वोल्टेज का, इस पे वोल्टेज रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ये हो गया आपका 230 एंगल 0 डिग्री। अब करंट बोलता है 100 एम्पियर 30 एंगल, तो 30 सीधी सी बात है प्लस है तो इधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मान लेते हैं 100 एम्पियर 30 डिग्री एंगल, मतलब ये 30 डिग्री है। क्लियर हुआ। अब हम लोग को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है, तो मेरे को बताइए करंट आ गया वोल्टेज आ गया, करंट आ गया सीधी सी 30 डिग्री एक तरीके से लीड कर रहा है वोल्टेज के मुकाबले, यानी लीड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कैपेसिटिव सर्किट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, सिंपल सा है। सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो आपका मैग्नीट्यूड है 10 गुना 2 यानी 20 और एंगल जुड़ जाएगा, यानी 60 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 80, और बाकी डिवाइड कर देंगे 5 एंगल 40 से, तो ये सिंपल डिवाइड हो जाएगा 4 बार में और एंगल माइनस हो जाता है, यानी 80 में से 40 जाएगा तो ओवरऑल 40 बचेगा, यानी 4 एंगल 40, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इनकम्प्लीट है, कंफ्यूज करने वाला है। क्या बोलता है, आपके पास एक 4 हेनरी का इंडक्टर है और इस इंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, जो कि इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू दिया हुआ 0.6 साइन और अंदर में 100t - 10 एंगल। यूजिंग फेजर अलजेब्रा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। क्या बोल दिया है क्वेश्चन, आपके पास कुछ इस तरीके का 4 हेनरी का इंडक्टर है, जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसी वोल्टेज के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.6 साइन 100t - 10 डिग्री। ठीक है, हम लोग को हमेशा अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। जब आप एसी फंडामेंटल पढ़ेंगे भाई, तो उसमें आपका साइन वेव को साइन वेव ही क्यों बोलते हैं, कोसाइन वेव को कोसाइन वेव ही क्यों बोलते हैं, टैन वेव क्यों नहीं बोला, कॉट वेव क्यों नहीं बोला, वहां पे आपका ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन क्लियर होगा भाई। ठीक है, तो जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का, ये क्या होता है, ये होता है आई मैक्स, यानी 0.6 जो दिया है मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया। जहां पे ओमेगा इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका 2 पाई एफ के बराबर। अब इस वाले इक्वेशन में देखिए, जो आपके बुक में इक्वेशन दिया हुआ है, ये ओमेगा के जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है भाई। ठीक है, यानी क्योंकि भाई ओमेगा टी है तो ओमेगा 100 दिया हुआ यहाँ पे सीधे सीधे, यानी ओमेगा इक्वल टू आपका दिया हुआ यहाँ पे 100। क्लियर हो गया। अब बोला है वोल्टेज ड्रॉप निकालना आपको, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इंडक्टर के क्रॉस, बताइए, V = I × R, R के जगह यहाँ पे XL लिखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले XL की अगर बात करें तो XL = क्या हो जाएगा, ये होता है आपका 2 पाई FL। सही है। अब 2 पाई F को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा × L। सही बात है। ओमेगा मेरा ऑलरेडी 100 दिया हुआ, तो 100 × क्या करेंगे 4। ठीक है, L का वैल्यू 4 दिया, यानी 400 ओम आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी एक्सेल कितना आ गया मेरा,
400 ओम। करंट की अगर बात करें तो करंट यहाँ पे भाई अगर आप वोल्टेज निकाल रहे हैं तो हम लोग कौन सा आरएमएस वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, यानी इसको √2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप √2 से डिवाइड करें तो करंट आपका क्या आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आप √2 से डिवाइड कर आंसर निकालते तो नहीं आता आपका, ठीक है, आंसर मैच ही नहीं करता। यानी आपको यहाँ पे जो वोल्टेज पूछा है इसमें मेंशन करना चाहिए था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप बताइए, ठीक है, यानी आपको सीधे सीधे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है, VT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करंट है आपका 0.6 इनटू यहाँ पे जो आपका इंडक्टर है 400 ओम। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले AC जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं समझ आता, फेजर में आइए आप भाई, ठीक है। आपको पता है ये एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, सही बात है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर के क्रॉस, ये वोल्टेज ड्रॉप करंट से क्या करेगा, अगर मान लेते हैं करंट को मैं यहाँ पे, करंट को अगर मैं भाई यहाँ पे रेफरेंस लूं, I एंगल 0 पे ले लूं, तो सीधी सी बात है जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये लीड करेगा, क्योंकि वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, करंट लैग करता है, ठीक है। ये VL आपका यहाँ पे आएगा, यानी इंडक्टर और करंट मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एक तरीके से फेज शिफ्ट रहेगा। लेकिन अगर आप इक्वेशन को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया भाई ओमेगा टी -10 डिग्री। -10 डिग्री कहने का मतलब क्या है, ये अगर Im sin ओमेगा टी है, sin ओमेगा टी मतलब 0, यानी इसका अगर ग्राफ बनाए तो ये कुछ यहाँ से इस तरीके से होगा, क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी -10 डिग्री दिया हुआ है। -10 डिग्री का क्या मतलब क्या है कि करंट जो है ऑटोमेटिक क्या है, माइनस, यानी इसको अगर मैं दिखाऊं फिर से ग्राफ में, तो ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो करंट आपका ऐसे है कुछ, ठीक है, ये 10 डिग्री। अब क्योंकि ऐसे हम लोग नाप रहे हैं तो ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम लोग इसको माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक तरीके से करंट है, क्लियर हुआ। अब सीधी सी बात है क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज कहाँ होगा, वोल्टेज आपका कहीं यहाँ होगा, ये होगा आपका VL, ठीक है, यानी VL मतलब I और VL के बीच में हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए एक तरीके से, क्लियर हुआ। तो सीधी सी बात है ये 10 डिग्री इधर छोड़ देगा, ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे रेफरेंस लेते तो ओवरऑल यहाँ पे होता वोल्टेज, ठीक, इस चीज को समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालें VL, क्योंकि एंगल भी लेके चलना हम लोग को, ये हो जाएगा आपका करंट है आपका यहाँ पे 0.6 एंगल, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है -10 इनटू, अब यहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल ऑलरेडी निकाल रखा हम लोगों ने 400। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेल का एंगल ओवरऑल देखिए, वोल्टेज, इस चीज़ को समझिए भाई, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, ये जो एक्सिस है आपका एक्सिस, इस पे खड़े हो जाइए। अगर मैं यहाँ से इस VL को देखूं कितने पे आएगा, ये 80 डिग्री पे आएगा, सही बात है। और वही अगर मैं यहाँ से, या फिर ऐसे देखिए ना, ये रेफरेंस है मेरा, एक्स एक्सिस में रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं वोल्टेज को देखूँ तो कितने पे आ रहा है, 80 डिग्री पॉजिटिव में आएगा क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है। और यहीं से अगर मैं अपने करंट को देखूँ तो कितना आ रहा है आपका, -10 के बारे में 10 आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर फेज शिफ्ट देखें तो क्या हो जाएगा, 80 -10 है ना, यही तो फेज शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 80 + 10, यानी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। आप इस फेजर को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करूँ, करंट का तो एंगल मेरे को पता है, लेकिन ये इंडक्टिव सर्किट, जैसे अगर मैं यहाँ पे एंगल नहीं मेंशन करता तो यहाँ पे अगर ओवरऑल अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते, देखिए 1 0 कट जाएगा, यानी 6 4 24, यानी 240 आएगा, और एंगल कितना आएगा, -10। लेकिन ये गलत है क्योंकि फेजर से समझना है आपको, एंगल कितना होना चाहिए आपका, एक तरीके से 90 का गैपिंग होना चाहिए। तो 90 का गैपिंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको एंगल डालना पड़ेगा 90, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, 90 का फेज शिफ्ट लेके आता है। ग्राफ को आप समझिए, तो ओवरऑल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। तो -10 + 90 कीजिएगा तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 80 आएगा, यानी वोल्टेज एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 80। और ग्राफ से भी समझिए, अगर आप इसको रेफरेंस ले रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो यहां से अगर आप देखेंगे, सॉरी यहां से अगर आप देखेंगे, करंट से देखिए ना, करंट और वोल्टेज बीच में हमेशा 90 डिग्री का गैपिंग होना चाहिए। तो करंट आपका ऑलरेडी -10 नीचे है, ठीक है, और एक्सिस पे आप खड़े हैं तो इधर से 80 हो गया और इधर वाला आपका 10 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया, 90 के बराबर। वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया कि फेज डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 80 माइनस और -10, तो ओवरऑल कितना, 90 के बराबर मिल जाएगा, यानी। और यहाँ पे 80 क्यों आया भाई, क्योंकि ऑलरेडी करंट आपका -10 पे दिखाया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट 0 पे दिखाया रहता तो ऑटोमेटिक क्या होता, ऐसे भी समझिए, अगर वोल्टेज 80 पे और करंट आपका -10 पे है तो इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना हो रहा है एंगल का, एंगल 80 माइनस
और माइनस एंगल 10, तो ओवरऑल 90 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस चीज़ को समझिए। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे एक्सल दिया हुआ है, इसको एक तरीके से, जैसे अगर हम लोग इसको और अलग वे में देखें, एक्सल इक्वल टू होता है एक्चुअल में जे ओमेगा एल, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हम लोग का इसका वैल्यू कितना आया है 400, और जे का मतलब क्या होता है भाई? जे का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, यहाँ पे वी था, अगर जे ऑपरेटर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ये क्या करेगा 90 डिग्री और घुमा देगा, और एक बार करेंगे तो एक बार और घुमा देगा, यानी यहाँ पे जे स्क्वायर फिर आपका जे क्यूब, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, जे क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर, यानी एंगल को दिखाता है। तो जे के जगह, जे का मतलब क्या है यहाँ पे? एंगल 90 डिग्री, मतलब जे को आप एंगल 90 डिग्री से भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लिख सकते हैं आप। क्लियर हुआ? तो हर तरीके से समझा दिया भाई, ऑपरेटर से भी समझा दिया, ग्राफ से भी समझा दिया, और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे 80 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो करंट है आपका -10 पे डाला हुआ है। अगर वो नहीं होता, अगर करंट 0 पे होता तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 90 का गैपिंग आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है नेक्स्ट, द पोलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वेव, ठीक है। यहाँ पे 2 वेव दिया था, पोलर फॉर्म बताना आपको। देखिए भाई, पोलर फॉर्म मतलब क्या? आर एंगल थीटा, ठीक है, आर एंगल थीटा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और अगर हम एंगल की बात करें तो इसमें भी ओमेगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है, दोनों में, यानी ये हो जाएगा एंगल 35 और ये हो जाएगा -55, ठीक है, इसका एंगल हो जाएगा ऑटोमेटिक। या फिर आप इसको, अगर मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, इसका आंसर तो यही हो जाएगा सीधे सीधे। इसमें कुछ है नहीं भाई, और कैसे समझाऊं मैं इसको? ओके, इसका मैग्नीट्यूड हो गया जो मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा है, और वो अंदर का आपका एंगल हो गया, ठीक है। ये जो जब आप पढ़िएगा ना, साइन वेव को साइन वेव ही क्यों बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं एक साइन वेव दिखाता हूँ भाई, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? वी टी इक्वल टू, टी का मतलब टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। कलर का बड़ा इशू होता है। देखिए ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे साइन इसलिए डालता है भाई क्योंकि साइन ओमेगा टी मतलब टाइम का जो भी यहाँ पे एंगल चेंज करते चले जाएगा। ये जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री लिखूँ तो 0 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पटक देगा ला करके। अगर मैं यहाँ पे साइन 90 लिखूंगा तो ओवरऑल आपको क्या कर देगा, मैक्सिमम वैल्यू इंटू 1 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ओवरऑल आपको यहाँ पे ला के रख देगा। अगर मैं फिर से साइन 0 रखता हूँ तो यहाँ पे ला के रख देगा, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सीधे सीधे आपको इसी ग्राफ में दौड़ाते रहेगा, ठीक है, इसी के ऊपर, कभी भी आपको इधर इधर नहीं दौड़ाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब जैसे जैसे आप एंगल चेंज करेंगे, साइन ओमेगा टी का वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे वैसे आप इस पे एक तरीके से प्लॉट करते चले जाएंगे। ओके, तो ये जो है ना, ये कुछ नहीं आपका इस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एंगल है, एक पर्टिकुलर एंगल, मतलब 35 मतलब क्या, कहीं यहाँ का एंगल है, ठीक है। तो इस पोजीशन का आपका ये बता रहा है, ठीक है। तो एंगल हो गया और ये आपका मैग्नेट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है भाई, ठीक है। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे धीरे 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 ये सब, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कुछ चीज़ जो होता है आपका एक्सपीरियंस आपको क्लियर कर देगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता था, करंट थ्रू अ 400 ओम रजिस्टर इज इतना, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। अब सीधी सी बात है, रजिस्टर बोला है तो रजिस्टर क्या होता है भाई, हमेशा फेज में रहता है, इसको लीड लैग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करंट और वोल्टेज हमेशा फेज में रहेगा। तो देखिए 400 ओम का रजिस्टर है, ओके, और करंट का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी। तो पूछा वोल्टेज ड्रॉप, तो वी आर इक्वल टू हो जाएगा आई, जो कि 0.06 इंटू 400। इसका एंगल कुछ होगा नहीं क्योंकि करंट और वोल्टेज हमेशा क्या होगा, आपका फेज में रहेगा। 24 एंगल 0, ठीक है। इसका आंसर मतलब ये करंट के एंगल को इससे कोई लेना देना नहीं भाई, ठीक है। जैसे देखिए इसको फेजर से समझाता हूं मैं, क्या बोल रहा है ये। आई दिया हुआ है आपका 0.06 साइन
ओमेगा टी माइनस 30। सबसे पहले एक चीज समझिए, करंट का अगर कुछ एंगल है इसका मतलब क्या है, आरएल सर्किट होगा, ठीक है, पीछे जा रहा है ये करंट आपका कुछ, ये अगर मान लेते हैं एक्सिस है तो यहां पे आपका कहीं करंट है, ठीक है, -30। तो अभी अगर हम लोग सर्किट बना दें कुछ इस तरीके का, एक्सएल हो गया, ये आर हो गया, वी आर की अगर बात करें तो वी आर क्या होगा, हमेशा इसी के फेज में होगा, करंट जहां पे होगा उसी के फेज में होगा, यानी करंट का जो भी एंगल होगा भाई, अगर ये -30 पे है तो करंट -30 पे ही रहेगा, रजिस्टर कभी भी इसके एंगल को चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे वी आर होगा, हमेशा इसका फेज में रहेगा, ठीक है। तो वी आर जो भी आ रहा है, जैसे अभी आया हम लोग कितना 24, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल की बात करें, जैसे वी आर इक्वल टू क्या होता है, आई कितने पे भाई, -30 पे, ठीक है, इनटू आर कितना है आपका 400 था, ठीक है। तो ओवरऑल आई का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया 0.06, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ये तो एंगल खुद 0 पे है ना, ऐसा कोई एंगल नहीं होता रजिस्टर का, ठीक है। तो ओवरऑल नेट क्या आएगा आपका 24 और ये एंगल आपका -30 रहेगा ही रहेगा साथ में। क्लियर हुआ? तो कहीं पे भी डाउट होता है ना तो आप सीधे सीधे फेजर पे आ जाइए, फेजर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। फिर सर्किट डायग्राम एक तरीके से बनी, इमेजिनेशन आपके दिमाग में जब तक होगा नहीं भाई कि सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वही चीज है, आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल निकालना भाई। देखिए 1/12J16 ये रेसिप्रोकल हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे और रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी 12 माइनस यानी प्लस हो जाएगा J16 डिवाइडेड बाय 12 प्लस J16। ओके, ये नीचे किस में टूट जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144। ओके, और ये हो जाएगा यानी माइनस जे बिकॉज यानी माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर यानी 256। ओके, और ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे का तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर आपका, ओवरऑल आ जाएगा 6 4 10 यानी 400 आ जाएगा, ठीक है, 400, 5 4 9 1 10, ठीक है, 3 1 4, ठीक है, 400 आ जाएगा। ऊपर में आ जाएगा आपका 12 प्लस J16। अब समझिए डिवाइड करना भाई, डिवाइड करना का मतलब क्या, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग का डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन का क्या करता है, पोलर फॉर्म है, यानी आर एंगल थीटा में डालना पड़ेगा, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये क्या पोलर फॉर्म है, 400 एंगल 0 डिग्री पे है, ठीक है, ये पोलर फॉर्म है तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो 12 और 16 यानी 12 का यानी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए पहले, 144 प्लस 16 यानी 256, कितना हो जाएगा आपका √400, √400 मतलब क्या 20, ठीक है, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा 20। और एंगल की अगर बात करें तो एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 16/12, ठीक है, tan इनवर्स 16/12 का वैल्यू देखता हूं कितना आता है। यह आ जाएगा आपका 53.13, ठीक है, यानी यह आ जाएगा आपका भाई 20 एंगल 53.1 डिवाइडेड बाय 400 एंगल 0, काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/20 एंगल 53। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 1 डिवाइडेड बाय 20, यह आ जाएगा आपका 0.05, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, रेसिप्रोकल ऑफ J, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही इसका कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे वहां पे हम लोगों ने बात किया था भाई, अगर ये मान लेते हैं V है, तो अगर मैं इसको J ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओवरऑल कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 90 डिग्री, यानी J इक्वल टू क्या होता है, एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा ये आपका J²V, यानी J² का मतलब क्या होता है, ओवरऑल 180, क्योंकि इधर V भाग रहा है और इधर आपका क्या है JV² भाग रहा, मतलब J का स्क्वायर का वैल्यू -1 बोलिए या फिर एंगल में 180 बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं भाई आप, ठीक है। तो -V के बराबर नहीं, ये इधर भाग रहा है तो इधर भाग रहा है, ठीक है, V का अपोजिट -V। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका JQV। अब देखिए इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं क्या, J² इंटू J इंटू
v, इसका वैल्यू आ जाएगा -1 और ओवरऑल क्या आ जाएगा इंटू j इंटू वी, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा -jv। समझिए बात को, इस डायरेक्शन में था आपका jv, सही बात है, तो इसका जस्ट अपोजिट जो होगा नीचे की तरफ होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं -jv, यानी यहां पे भी v है, यहां पे भी v है। क्लियर हो गया? सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर नीचे किसके कारण हो रहा है, j के चलते। ये j पॉजिटिव में है और ये j माइनस में है। -j का उल्टा क्या होगा आपका j, या फिर कहीं j का उल्टा क्या होगा -j। क्लियर हो गया? तो आपके क्वेश्चन में पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ j, यानी j का उल्टा, तो j का उल्टा क्या हो जाएगा -j। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। और फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था, और अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा हो भाई, ओके, तो ये सब नहीं समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फिगर आपका दिया हुआ है, R इक्वल टू दिया हुआ है 300 ओम, L इक्वल टू दिया हुआ इतना, वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है 17 sin 2000t। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं बुक से। क्वेश्चन है द टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस आपको निकालना है भाई इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। सर्किट में सारा चीज दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब क्या, पोलर फॉर्म। ठीक है, इम्पीडेंस आपको निकालना है Z, तो Z को कैसे लिखेंगे R प्लस जे एक्सएल। अगर इंडक्टिव है तो इंडक्टिव में हमेशा प्लस होता है, कैपेसिटिव में R माइनस जे एक्स ही होता है। ठीक है, समझिए ये है आपका 300, यानी 300 प्लस जे, यहाँ पे H दिया हुआ सिर्फ, यानी मेरे को यहाँ पे एक्सएल चाहिए ना, तो एक्सएल निकालना पड़ेगा मेरे को। एक्सएल कैसे निकालेंगे, एक्सएल इक्वल टू आपको पता है ये होता है जे ओमेगा एल, और यहाँ पे एंगल का कोई मतलब नहीं तो सिर्फ ओमेगा एल डालते हैं। ओके, ओमेगा एल, एल का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, ओमेगा का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन से आ जाएगा। ये देखिए इक्वेशन डाला हुआ यहाँ पे, इक्वेशन देखिए भाई, ये आपका इक्वेशन है ना, ये क्या होता है V मैक्स साइन ओमेगा टी, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है, साइन है ही, टी है ही, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ 2000। समझ में आया? ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 2000 दिया हुआ है आपका, तो वहाँ पे अब हम लोग 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका एक्सएल। देखिए यहाँ पे 2000 से आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 0 से 1 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 400। ये आ गया एक्सएल। तो अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी Z इक्वल टू क्या हो जाएगा R जहाँ पे मेरा 300 प्लस J, एक्सएल आ जाएगा मेरा कितना 400। ठीक है, 300 प्लस 400 कहाँ गया, ये वाला आ जाएगा 4th नंबर, 300 प्लस 400। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंपेडेंस इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में पूछ दिया भाई, इक्विवेलेंट इंपेडेंस मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये था। ठीक है, अब इसका पोलर फॉर्म मतलब 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, और एंगल की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 400 बटा 300। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर देख लेता हूँ कितना आएगा। √300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 500, यानी ये वाला आ जाएगा भाई। ठीक है, एंगल आ जाएगा 53.13। अगला बोलता है इन द पोलर फॉर्म कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी रिटन एज। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले यहां पे भाई दो चीज होता है, एक होता है एक्सएल और एक होता है एक्सी। क्लियर हो गया? एक एक्सएल क्या लिखता है जे ओमेगा एल। ये जे क्या बताता है, जे का भी जस्ट मैंने आपको बताया था फेजर डायग्राम से, जैसे यहाँ पे वी था आपका पहले वाले लेक्चर, फर्स्ट वाले लेक्चर में याद कीजिए, इसको जब मैं जे से मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहां पहुंच जा रहा था, है ना,
v इंटू जे यहाँ पहुंच जा रहा था, यहाँ पहुंचा मतलब क्या 90 डिग्री इसको प्लस में फेंक दे रहा है, आगे फेंक दे रहा है, यानी जे के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 90 डिग्री। आगे कुछ नहीं थी, प्लस छुपा हुआ है मतलब, और प्लस कब लेते हैं हम लोग, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो देख रहा है ये आप बैठे हुए थे यहाँ पे एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, जैसे जे से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आपको 90 डिग्री आगे लीड करवा दिया, आगे फेंक दिया आपको, है ना। तो ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल में अगर आप जे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फेजर में रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेल को, तो फेजर में जैसे अभी हम लोगों ने देखा था भाई, फिर से न्यू पेज पे आता हूं मैं, देखिए ये मान लेते हैं आर हो गया, एल हो गया, ये आपका सी हो गया, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये हो गया एक्सेल, ये हो गया आपका एक्सी, ये हो गया आपका आर। कहीं कहीं बुक में ये जे लगा देता है, यहाँ पे कभी माइनस जे लिखेगा, ठीक है। अभी समझिए इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। देखिए फेजर डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो करंट, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, ये मेरा हो गया करंट, क्लियर हो गया। अगर वीआर की बात करें, वीआर तो काफी इजी है, इसके फेज मोड हटा दीजिए यहां से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वीएल पे। ये जो वीएल है, ये जो वीएल है भाई आपका, ये वीएल क्या करता है, लीड करता है करंट से, ठीक है। लीड करने का मतलब क्या है, यहां पे आपको दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री लीड करेगा वीएल। और वही अगर हम लोग वीसी की बात करें तो ये आपका लैग करेगा इस तरीके से, क्लियर हुआ, वीसी। अब समझिए ये जो वीएल है, वीएल क्या है, करंट, यानी ये वाला करंट इनटू एक्सेल। एक्सेल को अगर मैं यहां पे लिखूं क्या होता है, जे, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ओमेगा एल लिखूं भाई, ओमेगा एल, या फिर इसी को लिखते हैं 2 पाई एफ और एल, ये इसके जगह हम लोग ओमेगा डालते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओमेगा एल लिखते हैं तो ओमेगा एल आपका इनकम्प्लीट मैसेज देता है भाई। ओमेगा एल से आपको पता ही नहीं चलता है कि ग्राफ में इसको कहां रिप्रेजेंट करना है, इस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, कहां रखेंगे इसको, समझ रहे बात को। लेकिन हम लोग को ऑलरेडी पता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि ये जो एक्सेल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है, ये 90 डिग्री का शिफ्ट डालता है। अगर मैं यहाँ पे जे डाल दूं, और वैसे भी आपने वोल्टेज को ऑलरेडी लोकेट किया हुआ है, इंडक्टिव वोल्टेज कहां होता है, करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये यहां पे इस पोजीशन पे 90 डिग्री करंट, मतलब करंट से ये 90 डिग्री पे इसलिए आया, यहाँ पे इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जे मेंशन किया ऑलरेडी। क्योंकि जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब क्या होता है, ये सीधे सीधे 90 डिग्री, समझ में आया, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, वी इक्वल टू आई इंटू, अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है वोल्टेज को, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मतलब 90 डिग्री ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओमेगा एल लिखना पड़ेगा, क्लियर हुआ। क्योंकि भाई ऑलरेडी आपने दिखा दिया है इसको, ऑलरेडी जब दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जे ऑपरेटर दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आप बिना ग्राफ दिखाए हुए अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं वीएल, तो यहाँ पे आपको करंट, और करंट का जो भी एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री है, इनटू यहाँ पे आपको एक्सेल का यहाँ पे जे लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई आदमी इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ग्राफ बनाएगा तो जे बताता है कि 90 डिग्री जो होगा आपका करंट जैसे 0 है तो करंट से 90 डिग्री ऊपर रहेगा आपका, ये क्लियर हुआ। या फिर ओवरऑल जैसे यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल एक वोल्टेज मिलेगा, ये वाला मल्टीप्लाई इनटू ये वाला मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एक, और इसको जे को मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी आया मान लेते हैं 10 आया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 10, और एंगल क्या दिखाना पड़ेगा 0 प्लस जे, क्योंकि जे क्या है यहाँ पे एंगल है, क्लियर हुआ। या फिर कहिए इसको सीधे सीधे हम लोग क्या लिखाएंगे 10 जे, ठीक है, और जे जहां पे ऑटोमेटिक क्या बता देगा, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या है, जे के जगह हम लोग 10 90 डिग्री एंगल दिखाएंगे, यानी ऑटोमेटिक कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्लियर हुआ। जे का क्या मतलब होता है। और वही अगर हम लोग एक्सी की बात करें तो एक्सी ऑलरेडी देख रहे हैं, इसका वोल्टेज हम लोग ऑलरेडी डाउन नीचे दिखाया, इसका मतलब क्या, ये क्या होगा करंट इनटू यहाँ पे एक्सी। एक्सी अगर मैं साइड में लिखूं, एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 पाई एफ सी ओमेगा सी, सही बात है। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर मैं निकाल रहा हूं, मान लेते वीसी निकाल रहा हूं मैं, वीसी इक्वल टू
करंट जो कि एंगल 0 पे है इनटू एक्सी, एक्सी क्या लिखूंगा 1/ω से सिर्फ लिख देता हूं। तो भाई जो रीडर होगा वो कभी भी नहीं समझ पाएगा ग्राफ में इसको कहां रिप्रेजेंट करना है इसको आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं वोल्टेज के यहां पे लिख रहा है तो इसका क्या होता है -j के बराबर होता है। ये j होता है, ये j² होता है और ये आपका -j होता है ना, क्योंकि यहाँ पे j³ था, j³ को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं j² इंटू j, तो j² का वैल्यू -1 हो जाएगा इंटू j यानी -j आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा -j दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इस चीज को समझिए, जैसे आप -j दिखाइएगा तो जो भी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो समझ जाएगा कि ये जो है ओवरऑल कहाँ आएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, और यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना, कुछ आ रहा हमारे 5 और यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा -j, और -j का मतलब क्या है आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन यही बोल रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सीधी सी बात है, पोलर फॉर्म मतलब क्या, एक आपका मैग्नीट्यूड होगा, एक आपका मैग्नीट्यूड होगा और एक आपका एंगल होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है -j रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सही बात है। c का मतलब क्या -j, और j का अगर देखें तो तोड़ करके अगर मैं लिखूं -1 इंटू j लिख सकता हूं मैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितने के बराबर -j के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, इस j का वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया 90 डिग्री का शिफ्ट करता है ये, ठीक है 90 डिग्री का शिफ्ट करता है। क्लियर हुआ? -1 है यानी माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी -j को हम लोग क्या लिख सकते हैं -90 के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने, ये अगर आपका j है तो -j जस्ट अपोजिट है। क्लियर हुआ? अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा -j हो जाएगा, यानी -90 हो जाएगा। इधर से अगर आप देखेंगे भाई, अगर आप इधर से एंगल नापेंगे, अगर माइनस डाल रहे हैं यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं तो माइनस के लिए हम लोग कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, इधर से जब आप देखेंगे तो ये एंगल कितना मिलेगा -j के लिए -90 तो मिलेगा, यानी -90 किसके बराबर है -j के बराबर है। क्लियर हुआ? तो हम लोग को यहाँ पे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो एक आपका मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा, तो 1/ω आपको मैग्नीट्यूड दे देगा और ये आपका ऑटोमेटिक -j यानी 90 डिग्री एंगल के बराबर है, यानी इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोला है, रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बोला भाई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है a प्लस jb, है ना, a प्लस jb, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आपको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये कभी होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं। क्लियर हुआ? अब देखिए ओवरऑल इसका ये हो जाएगा भाई, ओके। यहाँ पे j देख रहा है ना, j, ठीक है, -j का मतलब क्या है -90 डिग्री। मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला दोनों सेम है भाई। यहाँ पे -j का जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल -90 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर कहिए यहाँ पे आप -90 का क्या लिख सकते हैं, आप -j लिख सकते हैं, दोनों बराबर। बस यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए, वहाँ पे पोलर फॉर्म दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर हुआ? -j की जगह भाई आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, -90 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए क्या बोलता है। यहाँ पे कैपेसिटिव ससेप्टेंस पूछा है भाई, ये रेसिप्रोकल होता है। जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है ना। तो उसी तरीके से कैपेसिटेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, ससेप्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग को पता है, और किसमें पूछा, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले समझिए पोलर फॉर्म में हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे लिख रहे थे पोलर फॉर्म में। ये ऐसे था ना 1/ω/c, और यहाँ पे -j था, तो -j का जगह हम लोग -90 डिग्री डाल रहे थे। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ω/c ऊपर चला जाएगा और -90 डिग्री नीचे आ जाएगा। अब देखिए कहाँ पे है ये ω/c। और एक चीज समझिए, अगर आप -90 डिग्री को, यानी -90 डिग्री -j के बराबर होता है, ठीक है, तो इसको भाई ऊपर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी मतलब 90 है तो ऊपर ले एंगल ये हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये। रेसिप्रोकल होता है भाई, ठीक है, कैपेसिटेंस का। अगला देखिए क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको कैपेसिटिव ससेप्टेंस बताना है।
तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख रहे थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, बताइए। ये था आपका माइनस जे बाय ओमेगा सी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी ओमेगा सी डिवाइडेड बाय माइनस जे हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए आंसर कहाँ देता है, और ये ऊपर चला जाएगा माइनस जे, यानी ये प्लस, यानी इसका ये हो जाएगा सेकंड। या फिर कहिए ये आपका पोलर फॉर्म में था ना ये आंसर, है ना, ओमेगा सी, और एंगल 90 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, इन पोलर फॉर्म इंडक्टिव ससेप्टेंस पूछ दिया भाई। ठीक है, वही चीज है। अगर हम लोग एक्सेल की बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर बात करें किसमें, पोलर फॉर्म में, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता क्या है, तो ओमेगा एल होता है। पोलर फॉर्म में पूछा भाई, ठीक है, तो पोलर फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, जे होता है ना। हाँ, तो जे के जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। पोलर फॉर्म मतलब क्या, मैग्नीट्यूड होगा और एंगल होगा, तो यहाँ पे जे ओमेगा एल लिखते हैं तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री डाल दीजिए। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्योंकि इंडक्टिव ससेप्टेंस पूछा है आपका, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा एल और एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे में आ रहा है ना एंगल, ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये वाला होगा सेकंड नंबर। ठीक है, क्योंकि ऊपर जब ले लेंगे तो ये माइनस में जाएगा भाई, ये कभी नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर देख लेता हूं ऐसे, 45 का सेकंड ही होना चाहिए। सही है, आगे देखिए क्या बोलता है। 45 हो गया, अब आते हैं हम लोग, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ भाई, 50 तक कवर करेंगे आज। देखिए 46 क्या बोलता है। 46 में अगेन बोल रहा है इंडक्टिव ससेप्टेंस। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जे ओमेगा एल, इसको हम लोगों ने पोलर फॉर्म में लिखा इस तरीके से, ओमेगा एल इंटू एंगल 90 डिग्री। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारा पोलर फॉर्म में इंडक्टिव ससेप्टेंस हो जाएगा, जो कि था आपका 1 बाय ओमेगा एल और एंगल माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, इसको अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है इस चीज को, तो क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा एल वैसे का वैसे रहेगा, और माइनस 90 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस जे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर, माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। अगला बोलता है इन पोलर फॉर्म कंडक्टेंस विल बी, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है भाई, एक कंडक्टेंस होता है। सही बात है, तो अगर रेजिस्टेंस आर है तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस होता है 1 बाय आर। क्लियर हुआ? तो कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कोई एंगल नहीं होता, तो 1 बाय आर एंगल 0 हो जाएगा, 1 बाय आर एंगल 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला देखिए क्या बोलता है 48। क्वेश्चन नंबर 48 अगेन बोल रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताइए कंडक्टेंस का। तो अभी जस्ट आपने पोलर फॉर्म में ये निकाला है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय आर प्लस जे 0। क्लियर हुआ भाई, ये एंगल है, इसको जे 0 में डाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 49 पे आते हैं। 49 क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको और थोड़ा ऊपर लेते हैं, देखिए क्या बोल रहा है भाई। एक सर्किट दिया हुआ है इसमें, अब बोलता है इम्पीडेंस बताना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इम्पीडेंस क्या होगा आपका, देखिए आरएल सर्किट है, ये आर है, ये एल है। सही बात है, तो Z इक्वल टू हो जाएगा आपका R प्लस एक्सएल, जे एक्सएल। ठीक है, तो R मेरा दिया हुआ है 90, एक्सएल पहले निकालना पड़ेगा। एक्सएल कैसे निकालेंगे, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, कहीं पे भी इक्वेशन दिया हुआ नहीं भाई। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ओमेगा की जगह दिया 400। ठीक है, तो एक्सएल की बात करें तो क्या होता है, ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा की जगह 400, एल की जगह हम लोग 0.3 दिया हुआ, तो 1 0 की जगह नहीं, शर्तिया 12 नहीं 120 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 90 प्लस जे 120। ठीक है, और अब समझ में आना चाहिए जे क्या होता है, जे कुछ नहीं, ये इंपिडेंस है मेरा। ठीक है, ये जेड है, इसके साथ जब हम लोग वोल्टेज निकालेंगे V इक्वल टू आई इंटू जेड। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करें, 2 पार्ट टूटेगा, एक आपका मतलब एक तो रेजिस्टेंस के चलते वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, एक इंडक्टेंस के चलते वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो इंडक्टेंस वाला क्या करेगा, ऑटोमेटिक 90 डिग्री ऊपर भाग जाएगा, ये जे वही बताता है आपका। ठीक है, इंडक्टर क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री का शिफ्ट लेकर के आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसी वाले क्वेश्चन में बोलता है भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, इंपिडेंस पोलर फॉर्म में अब बताना है। ठीक है, पोलर फॉर्म में तो ऑलरेडी आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स क्या कर लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 90। जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बता देता हूँ आंसर क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 150।
150 यानी ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भाई 51 से कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे बात किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी यही सब है आपका।